अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आरक्षण 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 कोई आज की कल्पना नहीं है, हमारे संविधान निर्माताओं ने की। आर्टिकल 15 और 16 में एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण का प्रोविजन किया गया। मान्यवर, ये मूल प्रोविजन है, कोई नया नहीं है। इतनी जोर से आरक्षण 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 कर कर छाती चौड़ी कर कर चिल्लाते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। एक बड़ा सवाल सामने निकल के ये आ रहा है, जब से पार्लियामेंट में अमित शाह ने अंबेडकर जी की बात को लेकर ये कहा कि भाई आपने अगर इस बीच में भगवान का नाम लिया होता तो 7 बार आपको 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। उसके बाद से जो विपक्ष है वो इसको लेकर काफी नाराज हो गया है। बड़ी बात यह कि संविधान और संविधान निर्माता दोनों को ही क्या यहाँ पर हल्का हाका जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी और महाराष्ट्र से सुभाष शेरके जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शीतल सर के साथ मैं इस बात को शुरू करूंगी। सर, अभी तक तो संविधान पर खतरे की बात की जा रही थी, अब यहाँ पर अंबेडकर जी की भी बात आ गई है और इस बात को बिल्कुल भी विपक्ष चूक नहीं रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई में एक माइंडसेट है ऐसा जिसको लेकर के ये परेशानी है कि दलित सेगमेंट को लेकर उस तरह से नहीं देखा जा रहा कि आप उसी तरह से कंपेयर कर रहे हैं उस सिचुएशन को, वो भी देश की संसद में। देखिए, हमारी सामाजिक सच्चाई तो यही है कि हम लोगों ने आज़ादी के 75-77 सालों में भी उन सवालों पर कोई काम नहीं किया है उस तरह से जैसा उम्मीद की जाती थी आज़ादी के आंदोलन के समय और उसके बाद जब संविधान बना। हमने कोशिशें की, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया। उससे एक मध्य वर्ग तैयार हुआ, दलितों में, आदिवासियों में, पिछड़ी जातियों में, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं हुआ कि वो प्रतिनिधित्व का हिस्सा पूरा करता और वो हर जगह नजर आता और उसका प्रभाव होता। ऐसा नहीं हुआ। उसको टोकन की तरह से हम पाते हैं कि कभी राष्ट्रपति बना दिया, कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं गवर्नर बना दिया और जो रिजर्व सीटें हैं उन पे दे दिया, लेकिन हम उसे विश्वविद्यालयों में नहीं पाते, हम उसे जुडिशरी में नहीं पाते, हम उसे मीडिया में नहीं पाते, हम उसे ब्यूरोक्रेसी में नहीं पाते उस तरह से कि वो रेगुलर अपने सामाजिक हिस्से के तौर पर हमें नजर आए। तो वो एक कमी है हमारे समाज में। दूसरे, उससे जो हमारे जाति के आधार पर विभाजित समाज में जो एक बड़ी बुराई है, जो दुनिया में शायद अब सिर्फ भारत में ही उस तरह से बची है, क्योंकि रंग भेद के खिलाफ लड़ाई काफी हद तक जीती जा चुकी है और अब जहां है वो अब भ्रंश के तौर पर है, और नस्ल भेद की भी लड़ाई उस तरह से नहीं अब बची हुई है दुनिया में। जाति भेद ही एक ऐसी स्थिति है जो न सिर्फ विद्यमान है बल्कि दिनों दिन ऐसा लगता है कि वो और उसमें कट्टरता आ रही है। हम अपने मैट्रिमोनियल्स देखते हैं अखबारों में हर संडे सैटरडे, हम एक्टिविटी देखते हैं, हम प्रतिनिधित्व जब देखते हैं, जब पाते हैं कि कोई कैबिनेट सेक्रेटरी कभी पिछड़ी या दलित जातियों से ना आया ना आने के रास्ते में है। हम जब यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की लिस्ट देखते हैं तो हम इसी तरह से पाते हैं। हम पाते हैं कि बहुत सी जगहों में नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको काट दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में खासकर जहां शिक्षा का काम होता है। जुडिशरी में भी बिल्कुल वही हालत है। प्रेस तो हमारा बिल्कुल इससे भरा ही हुआ है। तो हमारा जो सामाजिक विमर्श है वो जाति की दुर्गंध से बदबू दे रहा है। एक्चुअली वो बदबू कभी कभी बाहर आ जा रही है, वो छुपाई बहुत जाती है। हमने उस पर बहुत सारा परफ्यूम डाल के, फर्जी परफ्यूम डाल के उसको दबाने की कोशिश की है, लेकिन वो दिलों में भरा हुआ है। तो वो आचरण में निकल आता है। वो सिर्फ गांव में किसी दलित को घोड़ी पे चढ़ने से उतारने तक सीमित नहीं है, वो एक्चुअली सबके दिलों से है। हर जगह वो घोड़ी से उतार रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की प्रतिक्रिया आती है। वैसे अम्बेडकर पर माला फूल चढ़ाए जाते हैं, उनका जन्म दिवस और निर्वाण दिवस मनाया जाता है, उन पर डाक टिकट जारी होते हैं, मूर्ति लगाई जाती है, चित्र लगाए जाते हैं, नाम लिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वीकार नहीं किया जाता। ये लगभग वैसा ही है कि जब आजादी के उसी समय आखिर के दौर में जब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो देखिए सावरकर जी ने कैसे उनके बारे में क्या क्या कहा था। उस समय के उनके सारे लेखे कैसी आलोचना कर रहे थे। वैसे ही जातिवादी स्वर उसमें नजर आ रहा था जैसा कोई सवर्ण किसी दलित के बारे में नॉर्मल बोलचाल में आम फहम जीवन में करता है। वही चीज अच्छे शब्दों में, लच्छेदार वाक्यों में कही गई थी। तो वो चीज चली आ रही है, अभी उसका इलाज नहीं हुआ।
और वो अमित शाह से आप कह सकते हैं कि धारा प्रवाह क्रम में वो निकल के बाहर आ गया तो राजनीतिक मुद्दा बनेगा ही, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब आप उसे राजनीति से बाहर नहीं कर सकते। विमर्श से आप छुपा सकते हैं, क्योंकि मीडिया आपके पास है, कोर्ट आपके पास है, ब्यूरोक्रेसी आपके पास है, पॉलिटी आपके पास है, लेकिन आप उसे रियलिटी से बाहर कैसे कर सकते हैं? तो रियलिटी यही है कि आप वो राजनीतिक विमर्श में आएगा, संसद में आएगा, जहां जहां उसकी स्वीकार्यता है वहां वहां तो सामने आएगा, और वो सामने आ गया। और आज आप सोशल मीडिया पर भी अब एक मध्य वर्ग पैदा हो गया है, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी संख्या है। पिछड़ी जाति, दलित जाति, आदिवासी जाति, अल्पसंख्यक, ये सब मिलके देश के 80% आबादी का कंपोजिशन करते हैं। तो अगर उनमें से बहुत थोड़ा हिस्सा भी मध्य वर्ग के रूप में परिवर्तित हुआ है, बहुत थोड़ा हुआ है, लेकिन वो इतना हो जाता है कि आज ट्विटर पे 3-3, 4-4 ट्रेंड चला रहा है वो इस पर। तो ट्विटर तक पर जो एक इलीट क्लास का और अपर कास्ट का मंच है, उस पे भी आप उसकी उपस्थिति देख रहे हैं। अन्य जगहों पर देख ही रहे हो, संसद और दूसरी जगहों पर देख ही रहे और देखेंगे। तो ये हमारी सामाजिक सच्चाई है, जो राजनीतिक सच्चाई से बार बार आमने सामने होती रहती है। इस बार भी आमने सामने हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सुभाष जी, आपको क्या लग रहा है कि सबके बीच में जो विपक्ष है वो अपनी लाइन को पकड़े हुए, क्योंकि वो संविधान को लेकर के लोकसभा चुनाव में उसने कड़ी टक्कर दी और उसी लाइन पर वो अभी भी चल रहा है। और एक और मतलब जिसे कहते हैं, एक और बात सामने, एक घटना सामने जिस तरह से आई है निकल के संसद में, और सड़क तक बवाल हो रहा है लगातार। ऐसे में बीजेपी को किस तरह के नुकसान आने वाले राज्य के चुनाव में भी हो सकते हैं? देखिए, विपक्ष ने जो लाइन पकड़ी है वो सही लाइन पकड़ी है उनके उनके हिसाब से। और जो नैरेटिव पिछले हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था 2024 में कि संघ और बीजेपी ये संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, संविधान को उसका जो महत्व है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लाइन है इस पर ये उनकी जो विरोध है वो शुरू है। लेकिन मुझे अचरज ये हो रहा है कि जिस तरह से अमित शाह इन्होंने जो ये बात कही है उसके ऊपर विपक्ष को इतना आग बबूला होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आरएसएस में सिखाया जाता है। आरएसएस में हमेशा उनके बौद्धिक शिविरों में गांधी जी और अंबेडकर के खिलाफ ही विचारधारा उनकी रही है। गोलवलकर और सावरकर इन्होंने संविधान के बारे में क्या बात कही है ये तो पूरी तरह से उसका दस्तावेज है, वो सब लिखित रूप में मौजूद है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी भारतीय नहीं है। उनका यही कहना था कि मनुस्मृति ही लागू कर देनी चाहिए थी। और 1950 के पहले, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में इक्वालिटी बिफोर लॉ नाम की कॉन्सेप्ट ही नहीं थी। तो वैसे देखा जाए तो सावरकर, इनका कॉन्सेप्ट, इनका जो कहना है वो सही है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट जो भारतीय संविधान में लाया गया, ये भारतीय है ही नहीं। क्योंकि भारत में तो कास्ट सिस्टम था और वहां कास्ट सिस्टम पूरी तरह से कंपार्टमेंटलाइज इनइक्वालिटी पर आधारित था। तो ये जो बहस अभी चल रही है, लेकिन उसमें एक साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से अमित शाह इन्होंने ये अपनी बात कही, उससे उनका साफ द्वेष जाहिर होता है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम जपने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ वो कितने गुस्सा है। और क्यों ना हो, क्योंकि उनको जो काम करना है उसमें डॉक्टर अंबेडकर और उनका जो विचार है वो बहुत रोड़ा बने हुए हैं। अगर मान लीजिए विनीता जी की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एवज में वहां पे नरेंद्र मोदी होते और सरदार पटेल के एवज में अगर वहां पे अमित शाह होते, तो क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मसौदा समिति का चेयरमैन होने दिया जाता? बिल्कुल नहीं। एक भी संवैधानिक पद पे जो बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाता, वो पिछले 12 सालों में कोई भी मुझे देखिए कि कोई है क्या वहां पे संविधान के पद पे। जो वाइस चांसलर, जैसे शीतल जी ने बताया, वाइस चांसलर तक महाराष्ट्र में एक एक चुनकर आरएसएस के विचारधारा के बैठे हुए हैं, उसमें कहीं मेरिट कहीं नहीं देखा जा रहा है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कई जगह देश भर में, तो मुझे महाराष्ट्र में पता है इसलिए मैं अब बोलना चाहता हूँ। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मसौदा समिति में जो चयन किया गया उनका, उससे पहले बाबा साहब आम्बेडकर, उनका पराजय हुआ था तो कांग्रेस ने उनको चुनकर
लाने दिया था। तो ये जो उदार मन था कांग्रेस का, वो मेरिट को उन्होंने देखा था। आज की तारीख में आरएसएस में कौन मेरिट पे पद मिलता है किसी को? तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस आज जैसे काल में होते, तो आज तक उनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारी इंक्वायरी हो जाती। उनके जो पार्टी है उसको खत्म किया जाता है, जैसे शिवसेना और एनसीपी को किया गया। और उस पर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ भी नहीं करता। वहां पे 2.5 साल से कुछ नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में, आपने देखा है। तो वैसे ही सिस्टम यहाँ पे लगा देते वो। तो ये जो संविधान का उन्होंने क्या आदर किया पिछले 12 साल में, इसके बारे में बात करनी चाहिए थी अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को। वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसके लिए तो आपको वोट दिया लोगों ने। तो आपको तो अभी बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। संविधान को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने क्या किया, ये आप नहीं बता रहे हो। आप सिर्फ नेगेटिविज्म की बात कर रहे हो। और मुझे तो लग रहा है ये सारा जो मामला है वो पूरी तरह से एक तरह से धूल फेंकने वाली बात है, क्योंकि आज की तारीख में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही बेकार यानी बदतर स्थिति में है। रुपया जो है वो उसका अवमूल्यन हुआ है, बहुत डॉलर के मुकाबले बहुत गिरा हुआ है। मुंबई में तो, महाराष्ट्र में, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई में तो आर्थिक स्थिति को लेकर काफी चिंता है। लेकिन ये सारी चीजों पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए कुछ तो मुद्दे लाके यहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं संसद में, जिसका कोई सरोकार आज की जनता की जिंदगी से नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जितनी भी चीजें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, हमारी पहले भी चर्चा हुई थी इस बारे में कि किस तरह इस वक्त संसद में वो तमाम मुद्दे आ रहे हैं जो कि असल मुद्दों से भटका रहे हैं। तो क्या शीतल सर यहाँ पर विपक्ष जो है वो सही तरह से नाप नहीं कर पा रहा है सरकार को उन मुद्दों पर जो कि आम जन के करीब है, या वो कास्ट और रिलीजन वाले मुद्दों में, मतलब जो एक बड़ी लकीर इन्होंने खींचने की कोशिश की बीजेपी ने रिलीजन की, और उसको और बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है विपक्ष कास्ट से। तो ऐसा तो नहीं है कि हम असल मुद्दों से भी भटक रहे हैं और उस पर भी काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, शायद वो जनता के और ज्यादा करीब हो सकता है। देखिए, विपक्ष की जो आज की परिस्थिति है उसको हमें देखना होगा। परिस्थिति ऐसी है कि एजेंसीज के इस्तेमाल से और दूसरे कारणों से विपक्ष को क्रिपल करने में सफल है वर्तमान जो रिजीम है। चूंकि दो लड़ाइयां इस समय इस देश में चल रही हैं। एक तो सामाजिक लड़ाई है जिस पे इस समय चर्चा हम लोग कर रहे हैं। दूसरे जो आर्थिक लड़ाई है, आर्थिक बंटवारा देखिए कितना अनइवन होता जा रहा है। साधारण लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, मध्य वर्ग की भी जेब काटी जा रही है बहुत बुरी तरह से। आंकड़े बता रहे हैं कि आर्थिक सफलताएं मिल नहीं रही इतनी सब चालाकियों के बावजूद। इसी महीने जो नवंबर का आंकड़ा आया है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, रिकॉर्ड 38 बिलियन का डिफरेंस है दोनों में। आयात 38 बिलियन ज्यादा का आया है और 85 रुपए के आसपास डॉलर पहुंच गया, जो अभी मित्र ने बताया था। तो जो आर्थिक कठिनाई है उनका हल इस दौर में इनके पास नहीं है। इसमें ये बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। विकास दर बहुत नीचे आ गई है। इन्फ्लेशन खाने पीने की चीजों का 10% से नीचे नहीं आ रहा, ऊपर है और हर बार बढ़ता जा रहा है। ऐसी और आय बढ़ नहीं रही। जो मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग और वर्किंग क्लास है, पिछले 5 वर्षों में उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। किसानों की आय में जो अब आंकड़ा आया है नीति आयोग का, उसके अनुसार ये कहना एकदम बेमानी है कि उनकी आय दुगनी हो गई है। सच्चाई है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट उनकी आय कम हो गई है पिछले 10-12 सालों। तो सारे समाज में बड़े हिस्से की 80-90% आबादी की आय कम हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। जो उसको खरीदारी करनी है उसकी जेब में उतने पैसे नहीं है, इसीलिए खरीद कम हो रही है। स्कूटर, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की खरीद कम हो गई है। तो सिवाय एक खास बहुत छोटे से सेक्शन की जेब में ढेर सारा पैसा पहुंचने के, उनको बैंकों के उनके राइट ऑफ वगैरह से फायदा पहुंचाने के, नीतियों के जरिए फायदा पहुंचाने के, और अपने दोस्त क्रोनी कैपिटल के लोगों को एसेट्स देश के सारे सौंप देने के अलावा आर्थिक रंगमंच पे हो क्या रहा है? बाकी सारे लोगों को तो चुनाव में कोई एक आध स्कीम में 1000, 2000, 5000 रुपया दे के वोट लेने की जादूगरी हो रही है, या ऑफिशियली भी दे के अनऑफिशियली भी दे के। महाराष्ट्र के चुनाव में जो खबरें आई, एक एक वोट 10-10 हजार का बिक रहा था। तो ये अब ऐसी परिस्थिति आ गई है। महाराष्ट्र के चुनाव में दूसरा आंकड़ा भी आया कि जीते हारे हुए
93% जो उम्मीदवार थे सब करोड़पति थे। जो एडीआर का आंकड़ा है वो बताता है 87% जो है हमारे सांसद जो हैं वो करोड़पति हैं। जो 13-14% है उसमें दलित और आदिवासी वगैरह होंगे, इस वजह से वो 13%, नहीं तो 100 का 100 होता। तो अब साधारण लोग जो हैं वो सामाजिक और राजनीतिक भूमिका से बाहर कर दिए गए हैं और आर्थिक भूमिका से भी बाहर किए जा रहे हैं बड़ी तेजी से। सिवाय खेती के निजी मिल्कियत रह नहीं जाएगी। लोग सिर्फ वही जैसे यूरोप वगैरह में है कि उनका भविष्य भी कर्जे में होता है, सब क्रेडिट पे, कार क्रेडिट पे, घर क्रेडिट पे, सब चीजें क्रेडिट पे, इवन रेफ्रिजरेटर तक क्रेडिट पे आते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन पैदा हो रही है आर्थिक नीतियों के असफल होने से लगातार, उनका तो कोई हल है नहीं, उसकी जगह और हो रही संसाधनों की लूट। दूसरी ओर क्या हो रहा है, एक ही तरह का मामला जिसमें अमेरिका में एक केस चल रहा है और उसका हिस्सा भारत में है, वो अपराध भारत और अमेरिका दोनों जगह में घटा है। अमेरिका में उस पर कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई, भारत में उस पर लीपने की कार्रवाई हो रही है कि उसको किसी तरह से लीप दिया जाए। ये सारी चीजें जो वन नेशन वगैरह ये सब आ रहा है, वन इलेक्शन, ये सब डाइवर्जन है एक्चुअली। अडानी पर बात ना हो और उसके लिए इंडिया में नेता बदलने की बात हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो जाए, संभल पर पूरा हंगामा करते रहिए, मंदिर में एक घंटा ढूंढ लीजिए उसको बताते रहिए, यही सब हो रहा है। ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है जो बेसिक्स पे बात ही नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि बेसिक्स बहुत बुरे हाल में है और लगातार और बुरे होते जाना है ऐसे। क्योंकि हम मेक इन इंडिया हमारा कुछ हुआ नहीं, नोटबंदी से कुछ हुआ नहीं, और जो मतलब किसी भी सेक्टर में हमने ऐसा नहीं है कि जो चल रहे सेक्टर थे, यहां तक कि जो विंडफॉल हमें मिला, ये जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन और रूस की, जिसकी वजह से $110 की जगह हम $60 में हमें क्रूड मिलता रहा, वो सारा पैसा करोड़पतियों के पास चला गया। 10 लाख करोड़ उन्होंने पिछले 1 साल में भारत से निकाल के सिंगापुर में रख दिया और अब वो बैंकों से कर्जा मांग रहे हैं। मतलब अपनी कंपनियां चलाने के लिए वो पैसा हमारे गरीब, हमारे आपके पैसा जो बैंक में जमा उसमें से लेना चाहते हैं और उसको खा जाना चाहते हैं। परिस्थिति है, इस परिस्थिति का हल न होने देने के लिए मुद्दों से भटकाने की कोशिश होगी और उसमें ऐसे सवाल जैसे अंबेडकर साहब वाला सवाल आ गया है, ऐसे सवाल अब आते रहेंगे। विपक्ष को भी हम क्या कह सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में। आज असम में अभी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की गोली से हत्या हुई है, सड़क पर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लखनऊ में उन पर लाठीचार्ज हुआ है। बहुत जगह उनको आसान नहीं है, आज राजनीति करना भी उतना सरल नहीं रह गया। उनके अकाउंट्स वगैरह सीज हो जाते हैं, उनके नेताओं को ज्यादातर तोड़ लिया जाता है एजेंसीज के जरिए। तो बहुत कठिन है इस समय, आप कह सकते हैं जनता के सवालों पर कुछ भी करना, तो एकदम उनको भी दोषी नहीं ठहरा सकते। और उनमें से बहुत सारे लोग थोड़े बहुत पैसों वैसों की वजह से एजेंसियों के निशाने पे हैं, उनमें हिम्मत भी नहीं है। मायावती जी के बयान देख लीजिए, इंडिया गठबंधन में 10 लोग सब राहुल गांधी को हटाने की लड़ाई ऐसे समय लड़ रहे हैं जब पूरे देश को मिलकर लड़ाई लड़नी है किसी से। ये सब चीजें जो हो रही हैं, इसमें बहुत कुछ कारपोरेट मनी और एडमिनिस्ट्रेटिव चालबाजियां शामिल हैं जो हमारे आपके सामने नहीं आ पाती। जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ राजनीति का स्तर गिर रहा है बल्कि यहाँ पर आर्थिक स्तर इस देश का गिर रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गिरावट हो रही है, जिसे समझने की जरूरत है। और संसद का ये सेशन शायद हो सकता है कि उस तरह से बात को मुकम्मल कर भी नहीं पा रहा है। और भले ही यूपी से लेकर कश्मीर तक अंबेडकर को लेकर जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे ज्यादा कई गुना प्रदर्शन जो है वो इस वक्त देश की आर्थिक स्थिति को लेकर होने चाहिए थे। वो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में एक चिंता की बात है, लेकिन जनता को ये समझने की जरूरत है कि ये तमाम एक देश एक चुनाव और बाकी जितने भी डाइवर्जन्स हैं, ये सिर्फ भटकाने वाली चीजें हैं, लीपापोती के लिए असल मुद्दे से भटक रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं उसी बात को जनता को भी सुनने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सुभाष जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स हियर। थैंक यू सो मच सर। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली
कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।